जय श्री राम। आप सभी को मेरे स्टेनोग्राफी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं अपन 5 सेकंड में। स्टार्ट। समवर्ती सूची के किसी विषय पर राज्य के कानून तथा केंद्र के कानून में द्वंद्व है तो वैसी स्थिति में केंद्र का कानून ही मान्य होगा। दुनिया की अन्य संघीय व्यवस्थाओं से अलग भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को सौंप दी गई है, जबकि अन्य संघीय व्यवस्थाओं में यह शक्ति राज्य को प्राप्त है। हाँ, अगर किसी अवशिष्ट शक्ति को लेकर विवाद है तो न्यायालय यह तय करेगा कि कोई खास विषय या मुद्दा अवशिष्ट शक्ति है या नहीं। राज्य सूची के विषय पर संसद भी कानून बना सकता है, जबकि राज्यसभा 2/3 बहुमत से यह आदेश पारित कर दे कि ऐसा कानून बनाना राष्ट्रहित में है। आपातकाल के समय संसद राज्य सूची में रेखांकित विषय पर भी कानून बना सकता है। किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था को विफल होने पर संसद राज्य की विधायन शक्तियों को हस्तगत कर लेता है। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के कार्यान्वयन के लिए संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है। अगर 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर संसद से अनुरोध करें तो वह राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। इस तरह राज्यों में अधिक शक्ति केंद्र के हाथ में है। अनुच्छेद 256 कहता है कि राज्य को प्राप्त कार्यपालक शक्तियाँ केंद्र द्वारा बनाए कानूनों की सहमति में ही क्रियान्वित हो सकती है। संविधान के अनुच्छेद 257 कहता है कि हर राज्य को प्राप्त कार्यपालिका शक्ति का पालन इस सावधानी से करना है कि वह केंद्र की कार्यपालक शक्ति के कार्यान्वयन में बाधा न पहुँचाए। राज्य कई माध्यमों से राज्यों पर नियंत्रण करता है। इसमें राज्यपाल होता है, अखिल भारतीय सेवाएं एवं अनुदान सहायता होती है। इसके अलावा यह तथ्य भी कि नदी जल संबंधी राज्य विवादों पर निर्णय का एकाधिकार संसद को ही है। राष्ट्रीय आपातकाल में या राज्य में संवैधानिक व्यवस्था में सफल होने पर जो आपातकाल लगता है उसमें केंद्र राज्य की सभी कार्यपालक शक्तियाँ
अपने हाथों में कर लेता है। अनुच्छेद 268 से 293 में केंद्र तथा राज्यों के बीच के वित्तीय संबंधों के प्रावधानों की चर्चा है। संविधान ने केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार को वित्त की स्वतंत्र स्रोतों का विकास करने की शक्ति दी है। केंद्रीय सूची में वर्णित विषयों पर संसद करारोपण कर सकता है, जबकि राज्य सूची के विषयों पर करारोपण कर सकते हैं। सामान्यतः समवर्ती सूची के विषयों पर कोई कर नहीं लगते। वित्तीय मामलों में भी राज्य वित्त के लिए केंद्र पर ज़्यादा निर्भर है। राज्यों के वित्त पर केंद्र अपने अनुदान द्वारा तथा महालेखा नियंत्रक एवं परीक्षक द्वारा नियंत्रण करता है, लेकिन वित्तीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति को केंद्र तथा राज्यों के बीच करों में बंटवारे संबंधी प्रावधानों को स्थगित करने का अधिकार है। इधर के कुछ दशकों में वित्तीय मामलों को लेकर केंद्र तथा राज्यों में टकराव बढ़ता रहा है। केंद्र से राज्यों के प्रदत्त राशि में या संसाधनों के हस्तांतरण में व्यापक वृद्धि के साथ राज्यों पर राजनीतिक दबाव बढ़ाने की केंद्र की ताकत बढ़ी है। वह अनुदान अथवा ऋण के जरिए यह निर्णय कर पाता है कि राज्य केंद्र पर आधिपत्यपूर्ण व्यवहार करने का आरोप लगाते हैं। वे वित्तीय आवंटन में भेदभाव की नीति का आरोप लगाते हैं। राज्यों का कहना है कि केंद्र के पास बहुत ज़्यादा वित्तीय संसाधन हैं, जबकि राज्य जिनके कई महत्वपूर्ण प्रकार्य हैं, वे संसाधनों के मामले में हीन हैं। तीसरे, छठे तथा सातवें संविधान संशोधन के कारण शक्ति संतुलन राज्यों के मुकाबले केंद्र की तरफ और ज़्यादा झुक गया है। यदि ऐसा कालांतर में होता है तो इसके न्यायिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और शैक्षिक पहलुओं पर गंभीरता से विचार कर भाषाई समस्या का तार्किक व व्यावहारिक समाधान निकालना संभव होगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि वर्तमान भूमंडलीकृत, उदारवादी व आधुनिक तकनीक आधारित वैश्विक फलक पर अंग्रेजी का अपना महत्व है, लेकिन इससे यह आवश्यक नहीं हो जाता कि न्याय, शासन प्रशासन और उद्योग व व्यापार के रोज़मर्रा के काम उस भाषा में हो।
जिसे देश की आधी से अधिक जनसंख्या जानती हो। जिस बहस एवं फैसले को वादी प्रतिवादी समझ ही नहीं पा रहे हैं, उसे न्याय कह जाना चाहिए या अन्याय। कुछ ही लोग न्याय प्रक्रिया और उसके परिणाम से निकले निष्कर्ष को समझ पाते हैं। यह लोकतंत्र की भावना के विरुद्ध साजिश है। इसका एक उदाहरण याद आता है जब महाराष्ट्र के एक इलाके में लोग विद्युत परियोजना का विरोध कर रहे थे, तो केंद्र सरकार ने परियोजना की पारदर्शिता के लिए अंग्रेजी में जानकारी उपलब्ध कराई, जबकि आंदोलनकारी मराठी और हिंदी ही जानते थे।